अगर कोई सवाल पिछले सेशन से मुताल्लिक जो हमने कवर किया हो, और अगर आप लोगों के पास हो तो आप प्लीज़ सवालात कर सकते हैं। सर ये पावर सीरीज सॉल्यूशन सर एक दफ़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, मैं कर तो देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैथमेटिकल मेथड्स जब तुमने पढ़ा था तो ये तुमने पावर सीरीज सॉल्यूशंस वगैरह नहीं पढ़े थे उसमें? सर पढ़े थे बट ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़े थे। नहीं, डिटेल्स क्या चीज़ है? देखो, अगर तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हों, अब देखो इसमें समझाने वाली बात दरअसल देखो क्या होती है। हम बुनियादी तौर पर जो पावर सीरीज सॉल्यूशंस होते हैं उसमें कुछ सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं, ठीक है। कि हम ये समझ रहे होते हैं कि फर्स्ट करो कि एफ ऑफ आर जो है वो बुनियादी तौर पर एज ए सम ऑफ सम फंक्शन लिखा जा सकता है, ऑफ सम फंक्शन ऑफ आर। जैसे एफ हमें पता है, एफ ऑफ आर, एफ इज अ फंक्शन है आर का, ठीक है। लेकिन ये किस तरह का फंक्शन है, तो उसकी एक फॉर्म हम अज्यूम कर लेते हैं, और ये एक बिल्कुल जनरल फॉर्म है, ठीक है, जिसमें कि ये जो बीज जो हैं ये बेसिकली कोएफिशिएंट्स हैं, और आर के ऊपर ये आर बेसिकली वेरिएबल है। तो अब ये एक तो नहीं हो सकता, तो ये बेसिकली सम होता है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रीट होते हैं ना, तो इसकी कंटिन्यू आई मीन इस पे इंटीग्रेशन वगैरह नहीं हुई, बेसिकली सम हो रहे हैं। यानी कि आप इसको पढ़ेंगे इस तरह, b0 टाइम्स आर की पावर 0, b1 आर की पावर 1, b2 r2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर ये सोल्यूशन है तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसको सोल्यूशन निकालने का तरीका या चेक करने का तरीका क्या होता है। अगर ये सोल्यूशन है तो इसको उठा के हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये कोई आम चीज़ तो है नहीं कि भाई जैसे कि हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के सोल्यूशन होते हैं कि आपके पास y इज इक्वल टू a टाइम्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आ गया, इसको उठा के आप दोबारा हार्मोनिक ऑसिलेटर के सोल्यूशन में इक्वेशन में डाल दें तो आपके पास चीज़ें निकल के आ जाती हैं, जो आपके पास ओमेगा और के वगैरह में जो रिलेशन होता है। अब की दफ़ा ये चीज़ें जो हैं ये सोल्यूशन इतने सिंपल नहीं है, ये पावर सीरीज़ में लिखे हुए हैं। तो अब ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब आप इसको उठा के डिफरेंशियल इक्वेशन में डालते हैं और इसमें मुख्तलिफ ऑर्डर के डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अब जब इसमें जब आप इसमें एफ ऑफ आर डालेंगे तो इसमें आर की मुख्तलिफ जो वो हैं पावर्स हैं, उनके साथ ये चीज़ें आएंगी। मतलब मिसाल के तौर पे आप जब इसको एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ आर का, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ये वाली जो टर्म है फॉर एग्जांपल, तो ये जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आर टू द पावर के माइनस वन होगा। ये एक डिफरेंट टर्म है एज कम्पेयर टू जो एफ ऑफ आर यहाँ आएगा। अच्छा, इसी तरह जो एफ ऑफ आर यहाँ आएगा, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव हैं, तो यहाँ आर की पावर के माइनस टू हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो यहाँ पे किया है, यानी कि 6.135 को इसने पुट किया 6.134 में, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये 6.136 में सिर्फ जो सेम जो आर की पावर की जो सेम यानी कि वो टर्म जिसमें कि आर की पावर फॉर एग्जांपल के माइनस टू है, यानी कि जो सिमिलर पावर्स हैं, और आर की पावर के माइनस वन और आर की पावर के, तो उस तरह की जो टर्म्स हैं उनको उसने एक साथ कर लिया है, ठीक है। यानी कि इनके साथ कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट्स है ना, ठीक है। तो जो जो टर्म्स जिनकी के सेम पावर्स हैं, आर की पावर के माइनस टू, अब ये दो टर्म्स हैं जिनके जिनके आई मीन जिनका के कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, इट डजंट मैटर, लेकिन वो आर की पावर के माइनस टू के साथ हैं, तो उनको एक साथ कर लिया। अच्छा, इसी तरह वो टर्म जिनकी के पास आर की पावर के माइनस वन है, उनको उसने एक साथ कर लिया। और ये सारा कुछ बेसिकली जो है वो आई मीन यहाँ पर ही हो रहा है। अच्छा, आप देखेंगे कि यहाँ आर की पावर के माइनस वन आ गई, जबकि यहाँ पे एफ ऑफ आर है। उसकी वजह क्या है कि नीचे आर स्मॉल, नीचे आर मौजूद है। वो जब ऊपर जाएगा तो वो एक पावर कम कर देगा, तो उसके वो के माइनस वन हो गई है, ठीक है।
तो इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास दो तरह के आर की पावर्स आ रही हैं, k-2 और k-1। क्योंकि देखिए एक आर की पावर k-1 यहाँ से आ रही है क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव है, और दूसरा नीचे चूंकि आर है तो वहाँ से एक पावर कम हो गई। तो ये वाली टर्म और ये पूरी टर्म मिलके ये वाली टर्म बना रही है, और ये वाली जो टर्म है ये सोलरली ये मिलके हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर अब देखिए वो वाली बात है, वो तो फिर हमें मैथमेटिकल मेथड्स है, वो पूरा जो फ्रॉबेनियस मेथड है उसके ऊपर वो लेक्चर होना शुरू हो जाएगा। ये काइंडली आप नेट के ऊपर आप देख लीजिए, वरना मैं आपको भी सोर्सेज ढूंढ के देता हूँ। नेट पर लेक्चर्स होंगे, बुक्स होंगी, कि ये जो हमारे पास पावर सीरीज सॉल्यूशंस हैं, जब इस तरह की चीज़ें हमारे पास आती हैं तो हम इस तरीके से इनके जो मुख्तलिफ आई मीन जो आज पावर्स हैं उनको एडजस्ट करके ये हम जो है वो सोल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि देखिए ऐसी सूरत हाल में हमारा वास्ता जो है वो इनसे पड़ता है, जो कि हमें रिकरेंस जो है सोल्यूशंस हमें रिकरेंस रिलेशंस कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि याद रहे कि देखिए ये पूरी चीज़ जो कुछ भी है, दिस प्लस दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमें ये यहाँ से हमें फिर हमें रिकरेंस रिलेशन निकालना पड़ते हैं कि दिस लीड्स टू द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन बाय चेंजिंग k to k-1 इन द लास्ट टर्म। तो ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाली जो टर्म है, ठीक है, यहाँ हमने क्या किया कि k को k-1 के साथ हमने जो है वो हमें रिप्लेस किया इस पूरी इक्वेशन में, और फिर उसके बाद हमने हम जो है इन दो टर्म्स को जो कंपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद हम कर ये रहे हैं कि ऐसे क्योंकि देखिए यहाँ पर आप के मुख्तलिफ वैल्यूज लेके आप आई मीन इस तरह की जो है वो सोल्यूशन बना सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया कि ये और दिस इनका जो रेशो है वो आई मीन जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, जो कि आप बुनियादी तौर पर यही चीज़ तो लिखी हुई है, मतलब आपने सिर्फ उसका रेशो लिया है। और ये पूरी टर्म जो है is I mean is of the order of 2 lambda by k। अब अब आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये टर्म किस तरीके से आ रही है, और इसके आने की वजह बुनियादी तौर पर जो है वो ये है कि आप अगर थोड़ा सा गौर करें कि ये व्हेन के को आपको ज़रा सा जो है वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये बकिया टर्म्स जो हैं वो इररेलेवेंट हो जाती हैं अगर आप गौर करें तो। क्योंकि देखिए ये के प्लस एल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये और यानी कि आप ये देखिए कि ये पूरी टर्म ऑलमोस्ट स्मॉल हो रही है, तो ये टर्म जो है वो हमें नेग्लिजिबल हो जाती है। अच्छा, और इसके मुकाबले में ये वाली जो 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 टर्म है आई मीन +1, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। तो ये कट कटा के हमारे पास जो चीज़ बचती है वो, अब क्योंकि देखिए वो इसके बराबर नहीं कह रहा है, वो ऑफ द ऑर्डर कह रहा है, ये ख्याल रहे, ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, तो ये बी के ओवर बी k-1 इज समथिंग लाइक टू ओवर लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा बाई के। ये ऑर्डर है, ख्याल रखिएगा, नॉट इक्वल्स टू। और फिर ये आगे बेसिकली मैथमेटिक्स हो रही है कि दिस इज द बिहेवियर ऑफ एन एक्सपोनेंशियल सीरीज, कि ये जो हमारे पास बिहेवियर है, राइट, ये बिहेवियर मैच करता है जो एक्सपोनेंशियल सीरीज के जो सोल्यूशन होते हैं उनसे, जो कि अगर e की पावर 2x है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है। ठीक है, और उसको फिर हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास सोल्यूशन आए थे एफ ऑफ आर को जो हम इस तरह लिख रहे थे, तो वो अप्रॉक्सीमेटली ई टू द पावर टू लैम्डा आर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर यू ऑफ आर जो था वो बुनियादी तौर पर कुछ क्योंकि हमने एफ ऑफ आर एक तरीके से गैस कर लिया, राइट, तो अब हमारे पास क्योंकि एफ ऑफ आर ये आ गया, तो उसका मतलब यू ऑफ आर इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये जो बीच में स्टेप्स हुए हुए हैं, ये आपको कुछ जादुई लग रहे होंगे, ये कोई जादुई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ज़रा सा आप अगर जो पुराने आपके पावर सीरीज सॉल्यूशंस हैं
उनको अगर आप देखें कि उनके जो रिकरेंस रिलेशन वगैरह कैसे लिखे जाते हैं, तो ये 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 चीज़ वहाँ से निकल के आ जाती है। अगर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, तो जो उसकी किताब है ग्रिफिथ की, उसको आप देख सकते हैं कि उसने इस पॉइंट पर आके उसने क्या किया है। उसने जो कुछ ट्रीटमेंट किया उससे स्लाइटली मुख्तलिफ है, लेकिन चीज़ें वो यही हैं। मतलब वो आप जिस इवेंचुअली जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे, जिस रिजल्ट पे वो बहरहाल एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसने ये जो एक स्टैंडर्ड तरीका है कि हम चेंज ऑफ वेरिएबल कर डालते हैं इस तरीके से, जिस तरह हमने यहाँ k टू k-1 किया, उससे यहाँ पर जो हमारे कोफिशिएंट हैं वो बेसिकली सॉरी कोफिशिएंट नहीं, यहाँ पे r की जो पावर है वो चेंज हो जाती हैं, और उनको फिर हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके यहाँ पर हमने उसका रेशो निकाला, जो कि इन द लार्जर लिमिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 लैम्डा बाई k का है। ठीक है, यानी कि हम ये समझ लें कि लोएस्ट ऑर्डर पे जब फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम फॉर एग्जांपल 0 हो, राइट, तो तो हमारे पास जो 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 मतलब सिचुएशन बच रही है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 लैम्डा बाई के की है, क्योंकि बकिया टर्म्स जो है वो इररेलेवेंट है, मतलब नॉट इररेलेवेंट नहीं कहना चाहिए, वो नेग्लिजिबल हो जाती हैं। तो जो मेन चीज़ इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि देखिए ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, और जो 1 आ रहा है ये कांस्टेंट है, तो जो चीज़ आपके पास चेंज हो सकती है मोर और लेस, वो 2 लैम्डा ओवर के है। ठीक है, के बेसिकली आपको पता है कि एक रनिंग इंडेक्स है, तो इस वजह से हमने कहा कि बी के ओवर bk-1 इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 लैम्डा बाई के। और इस तरह का जो बिहेवियर है, ठीक है, कि दिस इज द बिहेवियर ऑफ एन एक्सपोनेंशियल टर्म, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये इट इज वन ऑफ द टर्म। देखिए ये बी के ओवर bk-1 है, दिस इज वन ऑफ द टर्म, नॉट द होल सीरीज बट वन ऑफ द टर्म। तो इस चीज़ को ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि देखिए 2x की पावर के ओवर के फैक्टोरियल, तो ये एग्जैक्टली इस बिहेवियर को जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम इसको मोर प्रिसाइजली इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम अगर एक सीरीज हम सोचें कि जो कि ई की पावर 2x हो, तो वो ऐसे लिखी जा सकती है। ठीक है, तो अब ये देखें कि यहाँ 2 लैम्डा है, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है, अगर ये 2 लैम्डा है तो उसको यहाँ जो अज्यूम कर रहे हैं वो 2x कर रहे हैं। ठीक है, और यकीनी तौर पे ये तो एक टर्म है ना। ठीक है, अगर हम k की पावर 0 लें तो ये आ जाएगी, और यहाँ 1 ले लें तो ये 2x ओवर ओवर k आ जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, और जो कि इस तरह की जो टर्म है वो उसको आप और सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि उसने ये आपको बताने की कोशिश की है कि ये जो हमारे पास 2 ओवर के आया है, या 2 ओवर के, ठीक है, ये महज इत्तेफाक से नहीं आया, बल्कि इसके पीछे मैथमेटिक्स है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हम जो हमारे पास एफ ऑफ आर था, तो जिसको कि हमने के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिखा था टाइम्स बी के आर के, तो बेसिकली इस तरीके से लिखा जा सकता है ई टू द पावर 2 लैम्डा आर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कहाँ गया एक्स जो है वो हमारे पास बेसिकली आई मीन एक तरह से लैम्डा आर बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे एफ एफ आर आ गया, तो जो 6.133 था, जहाँ हमने बीच में एफ एफ आर लिख दिया, तो अब की दफ़ा ये आ गया। और इसको आप अगर मिला लें, क्योंकि ये ई की पावर 2 लैम्डा आर है, और ये माइनस लैम्डा आर है, तो ये 2 है, ये 1 है, एक में से 2 में से एक गया, 1 बचा, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ से आ गई। तो ये जो बेसिकली एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस आपके पास आ गए व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी एंड व्हेन r टेंड्स टू 0। अब अगेन अगला मरहला होगा कि हम एनर्जी क्वांटाइजेशन की तरफ किस तरीके से जाएं। टू ऑब्टेन फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, solution the series 6.135 must terminate at a certain power n। अच्छा, अब ये जो हमने 6.135 देखा, हाँ गया ये, अगर तो
हम क्योंकि देखिए ये हमारे पास इनिशियली लिखी है के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन हमें मालूम है कि अगर हम किसी फिजिकल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होनी चाहिए, इसको ये फाइनाइट सीरीज होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो फर्स्ट करें, इसने कहा कि वो n एक नंबर है, एक पॉलिनोमियल है जहाँ पर जाके ये सीरीज टर्मिनेट होती है, ठीक है। एंड दिस रिक्वायर्स दैट ऑल द कोएफिशिएंट b n plus 1 n plus 2 n plus 3 हैव टू वैनिश, यानी कि n से जितने भी बड़े वेरिएबल्स हैं वो सब जीरो होने चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल व्हेन b n plus 1, जब b जो है वो n plus 1 होगा, यानी कि इसको जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जो टर्म्स हैं इनको उठा के हमने 137 में डाला। 137 हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। और फिर अगेन थोड़ा सा हमें कोएफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी लैम्डा टाइम n प्लस एल प्लस 1 माइनस म्यू ई स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर। और इसमें लैम्डा हमें मालूम है, हम मुझसे पहले देख चुके हैं, जो कि इसके बराबर है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि हमने कहा कि ये जो n कैपिटल N प्लस एल प्लस 1 है, क्योंकि एक नंबर ही तो है ना, तो लेट्स कॉल इट अ नंबर स्मॉल n, ठीक है। इसको हमने जो है वो स्मॉल n कह दिया, यानी कि ये पूरी इक्वेशन चेंज हो गई लैम्डा टाइम स्मॉल n। अगर मैं इसको उठा के इधर ले जाऊं तो म्यू ई स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर पे, ठीक है। लैम्डा हमें मालूम है, लैम्डा जो है वो आई मीन बराबर है इस चीज़ के, यानी कि इस स्क्वायर रूट माइनस टू म्यू ई एच कट स्क्वायर के, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं ये करूं कि स्क्वायर रूट माइनस टू म्यू ई एच कट, ये नीचे है एच कट स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स स्मॉल एन इज इक्वल्स टू ई म्यू टाइम्स ई की पावर स्क्वायर एच कट स्क्वायर। तो मुझे चूंकि ये स्क्वायर रूट हटाना है तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो एक माइनस साइन है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट आपने किया तो ये माइनस टू म्यू ई एच कट स्क्वायर, क्योंकि एच कट स्क्वायर इसके अंदर था, और टाइम्स एन स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर ई की पावर 4 एच कट स्क्वायर था कि पावर 4 हो गया। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, तो एक पावर एच कट की कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास ये ई जो एनर्जी है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। एन हम इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं जस्ट टू रिमाइंड आवर सेल्फ के बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, एन इज द वेरिएबल। तो अगर n इक्वल्स टू 1 है तो ये e1 है, n इक्वल्स टू 2 है तो ये e2 है। यहाँ पर बस ये याद है कि n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, n ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जो आपने छोटे क्लासेस में आपने देखा होगा। और इस पूरी चीज़ से हम इसको जो है वो बोर रेडियस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बोर रेडियस बराबर होता है ए नॉट इजिकल टू एच कट स्क्वायर ओवर म्यू ई स्क्वायर के, ठीक है। तो हम इसमें से इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ जो बोर रेडियस है उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो जो लैम्डा अभी हमने यहाँ देखा था उसको भी हम चाहें तो बोर रेडियस के फॉर्म में हम जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपको आप इस तरह की जिमनास्टिक्स बहुत सारी कर सकते हैं, और वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमें किस तरह के सोल्यूशन चाहिए। ख़ासतौर पे ये GRE फिजिक्स वगैरह में वो मतलब ऐसी चीज़ें कि बहुत ज़्यादा वो आपके इम्तिहान ले लेते हैं कि आपको शॉर्टकट्स कितने पता हैं, क्योंकि ये जो फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं इनको आप वैरायटी ऑफ वेज में आप इनको लिख सकते हैं, कि अगर आपको बोर रेडियस पता हो तो एनर्जी मालूम कर लें एंड सो ऑन। वो और अक्सर मोर जो डिटेल्स हैं वो आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की फॉर्म की जो बुक्स हैं उसमें मिल जाती है, कि मुख्तलिफ जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं वो एक दूसरे के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो अगर आपको एक चीज़ पता है तो उसे दूसरी चीज़ पता चल जाती है। तो इससे कैलकुलेशन बाज़ दफ़ा बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि ये एक आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, ये तो खैर बहरहाल आगे डिटेल्स हैं
कि आप अगर इसको रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो आप हमारे पास जो एनर्जी है ई एन, उसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो म्यू हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कहाँ गया ये जो म्यू म्यू यहाँ पे बेसिकली रिड्यूस्ड मैस है, ठीक है, जो अभी जो हमने देखा है। उस रिड्यूस्ड मैस की वैल्यू आप अगर लिख दें जो कि ये है, तो आप उसको रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा अगर रिडबर्ग कांस्टेंट दे दिया जाए तो भी आप एनर्जी मालूम कर सकते हैं। ये आई मीन डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट को मालूम करना चाह रहे हैं, ग्राउंड स्टेट हो, फर्स्ट स्टेट हो, एंड सो ऑन। तो ये और फिर कहना चाहिए कि सो इफ वी कंसीडर द प्रोटॉन टू बी इन्फिनिटली मोर मैसिव, अगर हम प्रोटॉन को बिल्कुल स्टेशनरी मान लें तो फिर ये इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। ई एन इज इक्वल टू माइनस आर बाई एन स्क्वायर, यानी कि आपको रेडबर्ग कांस्टेंट पता है जो कि कांस्टेंट है, फिर आप किसी भी एनर्जी स्टेट के लिए एनर्जी मालूम कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक नंबर से रेडबर्ग कांस्टेंट को डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर स्क्वायर से, तो आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह के फॉर्मूले बहुत हैंडी होते हैं और इससे बड़ा जो है वो हमें शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। तो अब अगर फर्ज करें कि हम सिर्फ एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन लाइक एटम्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब ये है कि वो सारे एटम्स जिनके के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। फॉर एग्जांपल लाइक सोडियम है मेरे ख्याल से, यस, सोडियम में पोटेशियम है, जिसके के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन में तो एक है ही, हीलियम में दो हैं, फिर उसके बाद जो जो वहाँ पर थर्ड होगा, आई मीन थर्ड एलिमेंट, उसमें फिर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में। तो वो सारे एटम्स जिसमें के जिनके के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हम उनको हाइड्रोजन लाइक एटम्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर तो अगर ये हाइड्रोजन होगा तो Z1 होगा, तो ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, कोई और एटम है, तो फिर हमें यहाँ पे Z की वैल्यू रखनी पड़ेगी कि Z की वैल्यू 3 है, 6 है, 7 है, जो भी है, ठीक है। तो अगेन हम इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। ई नॉट क्या चीज़ है? ये हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ठीक है, जो कि 13.6 है, जो आप जानते हैं। Z उस एटम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, और आप जिस स्टेट में मालूम करना चाह रहे हैं वो आप अगर N1 लिख दीजिए तो आपके पास उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर उस हाइड्रोजन लाइक एटम की जो एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख दी है। तो ये इस तरह के फॉर्मूले बहुत हैंडी होते हैं, ये काफ़ी कैलकुलेशंस को हमारे आसान कर देते हैं। तो अब यहाँ तक जो कुछ हमने किया है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? Okay. हेलो तैमूर, और कोई कमेंट? जी, सर बस वो पावर सीरीज वाला, अगर कोई मतलब अच्छी बुक और नो यार लेक्चर्स वगैरह में। बुक तो देखो आर्फिन की, मेरे ख्याल से आपको अकरम साहब ने आर्फिन से शायद पढ़ाया होगा। आर्फिन अच्छी किताब है। फिर नहीं सर, चट्टोपाध्याय, हमने हाँ चट्टोपाध्याय से पढ़ा था सर। हाँ, चट्टोपाध्याय भी बहुत अच्छी किताब है। आपने उसको अगर गौर से देखें तो उसने भी मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें समझाई भी हैं। फिर एक ML बॉस की किताब है। ये वो सारी किताबें हैं। मुझे चट्टोपाध्याय का नहीं पता कि ये नेट पर अवेलेबल है या नहीं, लेकिन आर्फिन में नेट पर अवेलेबल है। और ML बॉस बहुत मशहूर किताब है, ये नेट के ऊपर अवेलेबल है। और कुछ नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च, मुझे नहीं समझ आता
या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको नेट पर सर्च क्यों नहीं करते? यूट्यूब पे आप जाइए तो दुनिया ज़माने के लेक्चर्स नोट्स, इस पे लेक्चर्स मौजूद हैं। आपको जो कुछ यहाँ से मिल रहा है वो आप अपनी जगह है, लेकिन आप अगर अपनी क्यूरियोसिटी देखें तो इतने ज़बरदस्त लेक्चर्स मौजूद हैं। मतलब जैसे अगर आपको पावर सीरीज सोल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है, आप यूट्यूब पे लिख के सर्च कराइए कि मैथमेटिकल मेथड्स में तो या ये पावर सीरीज सोल्यूशंस हैं, ये लेक्चर्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन या लेक्चर्स ऑन पावर सीरीज सोल्यूशन, ये आप करके सर्च कराएं। मैं मान नहीं सकता कि आपको इस तरह की चीज़ें ना मिलें। तो देखिए, ज़माना चेंज हो गया है और बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। लर्निंग टेक्निक्स चेंज हो गई हैं। अब वो पुराना तरीका कि हम बैठे हुए हैं, एक आदमी समझा रहा है, वो कर रहा है, अब वो ज़माने गए। हमें खुद सीखना पड़ता है। मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो मैं नेट से सहारा लेता हूँ। लेक्चर्स मौजूद हैं एक से एक, तो वो देखने में काम आ जाते हैं। अब जनरल रिलेटिविटी में कुछ चीज़ें थी वो हमने कभी नहीं पढ़ी थी। हमारा वास्ता उस तरीके से मैथमेटिक्स के साथ नहीं पढ़ा था कि वो जिस तरह मैथमेटिशियन उसको लेके चलते हैं, तो ज़रूरत पड़ रही थी। मैंने सर्च कराया, एक कैलटेक का या स्टैनफोर्ड का एक प्रोफेसर है, उसके लेक्चर्स मिल गए। तो उसने उसको उस फॉर्म में पढ़ाया कि जिस तरह की मुझे चीज़ें चाहिए थी, कि वो उसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म फिर हमें हमें देखनी थी, खास ब्लैक होल वगैरह के हवाले से। तो चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। ये ज़रा सा देखिए, गूगल को या यूट्यूब को इस्तेमाल करना सीखें। ज़माना चेंज हो गया है। यू मस्ट लर्न हाउ टू लर्न। तो हमारे ज़माने में तो ये कुछ भी नहीं था। वो कुछ चंद किताबें होती थी, वो उसी के सर मारना है तो मारना है। अब तो आप रॉजर पेनरोज से लेके और किसी की भी लेक्चर सुन सकते हैं वेरी इजीली। हम तो सिर्फ उनकी तस्वीरें देखा करते थे किताबों में। एनीवे, तो देखिए यहाँ तक तो हमने जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी निकाली है, और उससे पहले हमने जो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन निकाले थे। अब हमें फुल रेडियल वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम का मालूम करना है कि ठीक है, वो बहुत करीब नहीं है, बहुत दूर नहीं है। अगर एक आर डिस्टेंस पर है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो हमें मालूम है कि हमने इससे पहले भी देखा है कि आर और यू बेसिकली बराबर होता है आर टाइम्स स्मॉल आर टाइम्स कैपिटल आर के। और ये जो आर एन एल हैं, ये बेसिकली हमारे पास वेव फंक्शन हैं, आई मीन रेडियल वेव फंक्शन है। क्योंकि आप आर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/r टाइम्स यू एल हो जाएगा। यू एल हमने यहाँ से निकाला हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, तो वो उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, एंड सिंस एज शोन इन 6.148 लैम्डा बेसिकली बराबर है इस चीज़ के। अब आपके पास जो नए जो हमारे नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट्स हैं, वो बेसिकली एन एल आर हैं, ए एन एल हैं, जो कि हम बाद में मालूम करेंगे। लेकिन बहरहाल जो हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन है वो इस तरह से लिखे जा रहे हैं। अच्छा, हाउ डज वन डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ आर एन एल? एक सवाल है कि इसको हम कैसे मालूम करेंगे। दिस इशू रिड्यूसेस टू ऑब्टेन द फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल आ रहा है, अगर हम आर को उठा के इसके साथ मिला लें, ठीक है, तो ये एक तरह का पॉलिनोमियल बन रहा है। और ये हमें पता चल जाए, और इसके जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट्स हैं ए एन एल, ये पता चल जाए, तो फिर हम इसको मालूम कर सकते हैं कि बाकी चीज़ तो ई की पावर माइनस आर एन टाइम के नॉट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समहाउ जो है वो डील करनी है। एंड फॉर दिस वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टू मेथड्स। The first approach follows a straightforward calculation and the second makes use of special functions। ठीक है, कि एक में हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस करने की कोशिश करेंगे, और दूसरे में हम जो है वो बुनियादी तौर पर जो स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे लघुआर पॉलिनोमियल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ेगा। तो लेट्स एक्सप्लोर देम। फर्स्ट अप्रोच, ये थोड़ी सी वो है, आसान तो है, लेकिन यू हैव टू बी गुड इन कैलकुलेशंस। लाइक कैलकुलस जो है, उसमें आप अगर अच्छे हों तो आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन है, और ये स्पेशल जो हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो इस्तेमाल करना है आपको।
तो नंबर वन तो देखिए ये है कि फर्स्ट अप्रोच में वो कह रहा है कि दिस अप्रोच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ आरएनएल वी आर गोइंग टू शो हाउ टू कंस्ट्रक्ट ओनली द फर्स्ट फ्यू एक्सप्रेशन, ठीक है, फर्स्ट फ्यू यानी कि n इक्वल्स टू 1 वगैरह के लिए काफ़ी हम अपने लिए करते रहेंगे जो भी हमें करना है, ठीक। तो यहाँ पे हमें बस थोड़ा सा ये ख्याल रहे कि जो हम पीछे इससे पहले करते रहे हैं कि वहाँ पर कैपिटल एन और स्मॉल एन वगैरह में आपस में क्या रिलेशन है वो हमने देखा। आपको याद है कि अगर हम स्मॉल एन बराबर था कैपिटल एन प्लस एल प्लस वन के, इसको हमने एन कह दिया था, तो वो बता रहा है कि एन कैपिटल एन इसके बराबर है, ख्याल रहे लैम्डा इसके बराबर है, ठीक है। तो हम जो बहुत सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं वो एन इक्वल्स टू 1 एल इक्वल्स टू 0 एन इक्वल्स टू 0 के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में n सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर बचेगा, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा कि एल जीरो है, एन जीरो है, तो एल एन इक्वल टू 1 है, वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब जब आप इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये जो आपके पास इक्वेशन है यहाँ पर, जब आप इन चीज़ों को पुट करेंगे, एल एल को आपने 0 पुट किया तो ये पूरा हिस्सा गायब हो गया, ठीक है। तो ये करने के बाद इन चीज़ों को तो आपके पास ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन बच रही है। जब आप यहाँ के को यहाँ 0 पुट कर रहे हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि के की पावर 0 का मतलब आर की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो आपके पास सिंपल ये चीज़ बची, ठीक है। तो अब आपको अगर आर 10 मालूम करना है तो सबसे पहले तो आपको तो ये A10 मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है तो वो मालूम करना पड़ेगा, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि हम करते हैं। वेयर फंक्शन का स्क्वायर जो होता है वो हमें मालूम है कि वो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है, तो इट शुड बी इक्वल टू 1, वो 1 के बराबर होगा। जो आप उसको दोनों तरफ एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर ले लें आप, अगर इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम प्रोटॉन को जो है ऑरिजिन समझ रहे हैं अपने रेफरेंस पॉइंट का। तो वो प्रोटॉन जो है वो 0 ऑरिजिन पर है, 0 पे, और आर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। तो आई मीन इनफैक्ट इन्फिनिटी तक जो है वो जा सकता है। तो आपको 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना है और ये फार्मूले इस्तेमाल करें जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो इवेंचुअली यू विल बी एबल टू फाइंड R10। इसी तरह आप R20 मालूम कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली आपको ज़रा सी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी और इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो आप ये R20 R10 एंड सो ऑन की जो आप अक्सर किताबों में देख रहे होते हैं, आपने छोटी जो इवन इसके अंदर हेलिडे में आपने देखना है, जब आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी हुई हो या क्वांटम फिजिक्स, तो ये आपके पास रेडियल वेव फंक्शन वो डायरेक्टली दे देते हैं, वहाँ पे वो कैलकुलेट करना नहीं सिखाते। तो यहाँ उसने आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना सिखाया है। यकीनी तौर पे आप यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इनको कैलकुलेट करना इतना 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। फिर जब आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की तरफ जाएंगे तो ये और ज़्यादा मुश्किल होते चले जाते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है कि आप एक दफ़ा ही थोड़ी मेहनत कर लें, और वो फिर तरीका ये है कि आप स्पेशल फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि लोगरिथम पॉलिनॉमियल्स कहलाते हैं। एक दफ़ा हम अगर इस मुश्किल चीज़ से हम गुजर जाएं जो कि स्पेशल फंक्शन हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशंस आते हैं, तो उसमें हमें सिर्फ ये जो इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं एन और के वगैरह, उनको ही बस चेंज करना होता है। और फिर पूरे पूरे टेबल्स बने हुए हैं, उन टेबल्स में उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो वो वैल्यूज़ देख देख के हम वे फंक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको पे देखेंगे सेकंड अप्रोच, डिटर्मिनेशन ऑफ आर एन एल। मैं इसको पढ़ रहा हूँ बाय मीन्स ऑफ स्पेशल फंक्शंस। तो द पॉलिनोमियल आर टू द पावर एल समेशन के इक्वल 0 to n b के आर के प्रेजेंट 6.512 is a polynomial of degree n plus l, ठीक है, or n minus 1. Since n equals to n plus l plus 1, this polynomial, which is denoted by in mathematics l k n r, is known as associated Lagrange polynomials. तो ये इस तरह की जो फॉर्म है जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये सबसे पहले Lagrange साहब ने देखी थी, तो वो उसको associated Lagrange polynomials कहते हैं। And it is a solution to Schrödinger equation 6.134. The solution to differential equation of the form 6.134 was studied by Lagrange long before the birth of quantum mechanics. क्योंकि ये जो सोल्यूशन है, मैं जैसे मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स में पहले से मौजूद थे।
तो जब श्रोडिंगर इक्वेशन आई तो लोगों ने देखा कि इसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं मुख्तलिफ सिचुएशन में, तो उन्होंने कहा अरे ये तो लिगोरे पॉलिनॉमियल्स हैं, तो उनके सोल्यूशन हमें पता है। तो फिर वो फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को फिर हमें इस तरह सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको उस उस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम इसको लिगोरे पॉलिनॉमियल्स के फॉर्म में लिख दें तो वी नो द सोल्यूशन, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम ये कर रहे हैं, तो जो श्रोडिंगर इक्वेशंस हैं उनको हम लिगोरे पॉलिनॉमियल्स की फॉर्म में लिख देंगे एंड देन वी नो द सोल्यूशन। मिसाल के तौर पे अगर इस तरह का हमारे पास डेरिवेटिव्स हों तो ये पूरी चीज़ बराबर है इस फंक्शन के, ठीक है। या इसी तरह और वो ये बता रहा है कि एल के बेसिकली बराबर है इस चीज़ के। तो अगर हम ये इस तरह ये एन है, अब आपको पता है एन का मतलब कोई फर्स्ट डेरिवेटिव तो नहीं है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी कि अगर हम ये कोएफिशिएंट मालूम कर लें, सॉरी ये फंक्शन मालूम कर लें। तो ये लोगों ने फंक्शन मालूम किए हुए हैं, उसके टेबल्स बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो उन टेबल्स को देख देख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इन्होंने टेबल्स बनाए हुए हैं लिगोरे पॉलिनॉमियल्स और ये एसोसिएटेड लिगोरे पॉलिनॉमियल्स, क्योंकि जो आपके पास एसोसिएटेड लिगोरे पॉलिनॉमियल्स हैं दे रिक्वायर लिगोरे पॉलिनॉमियल्स। यानी कि आप ये देखिए, आपके पास एल के आर होगा तो वो आप यहाँ पुट करेंगे तो उससे आप एसोसिएटेड लिगोरे पॉलिनॉमियल्स निकालेंगे। इसलिए जो टेबल्स दिए जाते हैं उसमें ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको दी जाती हैं, लिगोरे पॉलिनॉमियल्स दिए जाते हैं और फिर उससे रिलेटेड आप लिगोरे पॉलिनॉमियल्स निकालते हैं। तो एल इक्वल टू 0 है तो 1 है, एल 1 है तो 1 माइनस आर है, और फिर इसी तरह ये अगर एल 1 1 है यानी कि एन 1 है के 1 है तो ये -1 के बराबर है एंड सो ऑन। इन टर्म्स ऑफ आर आप लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये आगे सिर्फ जो इसने क्या किया है कि श्रोडिंगर इक्वेशन को उसमें स्टैंडर्ड लिगोरे पॉलिनॉमियल्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, जो कि ये सारा कुछ जो कर रहा है ये एग्जैक्टली वो चीज़ है। तो इस तरह जो क्या होगा कि ये जो हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन है, क्योंकि ये जो हमारे पास रेडियल इक्वेशन आई है इसके सोल्यूशन लोगों ने मैथमेटिक्स में पहले से निकाले हुए हैं जो कि इसके बराबर है, राइट। R NL is equals to capital NL 2R by n again the principal quantum number a naught to the power L and this thing, और ये पूरा हमारे पास लिगोरे पॉलिनॉमियल आ गया, ठीक है। और इसको आप जो है वो हमें नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ये आर स्क्वायर टाइम दिस, क्योंकि ये बेसिकली यू स्क्वायर लिखा हुआ है, यू एक है तो यू होगा, और अगर ये दो हैं तो यू स्क्वायर और डी आर इक्वल टू 1, ये बेसिकली वो लिखा है, यानी कि इसको बताने की कोशिश की है कि ये नॉर्मलाइज्ड है ये। अब आपको अगर ये चीज़ें निकालनी है आर एन एल, तो आप एल की वैल्यू रखते जाइए, अगर एल की वैल्यू 0 है तो इक्वलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको ये एक दफ़ा मतलब इस पूरी चीज़ से, इस कैलकुलेशन से आप एन एल की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये इसका जो आप एब्सोल्यूट मोमोड स्क्वायर लेते हैं वो 1 के बराबर है, तो वहाँ से ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो बकिया ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो तुम्हारे पास उससे आएंगी, टेबल से आ जाएंगी। तो ये मालूम करने के बाद ये थोड़ा सा आपको अगेन टेबल्स देखने पड़ेंगे, ये इक्वेशन आएगी क्योंकि आपने स्क्वायर करेंगे ना, इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करें, उसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, जो कि इसने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ इसके बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ से फिर आप एन एल की वैल्यू जो है वो आई मीन मालूम कर लेंगे, और या ये हमारे पास एन एल की वैल्यू आ गई तो आपके पास आर एन एल पूरा जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो अब ये पूरा खेल जो होगा आर एन एल मालूम करने का वो डिपेंड कर रहा होगा एल